नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की जमानतें और आम आदमी के अधिकार के बारे में। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि जमानत के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि अग्रिम जमानत, सामान्य जमानत, डिफ़ॉल्ट जमानत, ट्रांजिट जमानत। साथ ही आज हम समझेंगे कि फरार व्यक्ति को जमानत कब मिल सकती है और कब नहीं, और नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में क्या बदलाव हुए हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं अपने अधिकारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जमानत का मतलब। जमानत का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति को ये तो पता होता है कि जमानत लेनी है, जमानत देनी है, जमानत मिलेगी, ये सारी चीज़ें, लेकिन असल में जमानत का मतलब किसी को नहीं पता होता है। किसी किसी को पता होता है, लेकिन हर आम जनता को नहीं पता होता इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं जमानत का मतलब। जमानत का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति से अस्थायी रूप से रिहा करना, इस भरोसे पर कि वह आगे की सुनवाई के लिए कोर्ट में उपस्थित रहेगा। यानी कोर्ट आरोपी को कुछ शर्तों के साथ रिहा करती है, लेकिन मुकदमे से बरी नहीं करती है। साथियों, ध्यान रखें, जमानत में सिर्फ कुछ शर्तों के साथ आपको छोड़ा जाता है, अस्थायी रूप से, लेकिन मुकदमे से कभी बरी नहीं किया जाता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि हमें जमानत मिल गई तो हम हमेशा के लिए आज़ाद हो गए हैं, अब हमें कोई खतरा नहीं है, हमारे खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं चलेगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके खिलाफ फिर भी कोर्ट में मुकदमे चलेंगे, कार्रवाई होगी। इसके बाद हम समझते हैं जमानत के मुख्य प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ बेल के बारे में। सबसे पहले अग्रिम जमानत के बारे में जानते हैं। अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल। पुराना कानून CRPC की धारा 438, नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482, जब किसी व्यक्ति को यह आशंका हो कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह कोर्ट से पहले ही गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दे सकता है। अगर कोर्ट संतुष्ट होता है कि आरोपी सहयोग करेगा, तो उसे गिरफ्तार से पहले सुरक्षा दी जाती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है, वह फरार घोषित हो चुका है, तो उसे अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को पहले कोर्ट में सरेंडर करना होता है, फिर वह रेगुलर बेल के लिए आवेदन कर सकता है। तो साथियों, लोगों को अक्सर देखा है कि क्या करते हैं, जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है या फिर वो फरार घोषित हो जाते हैं, फिर भी वह क्या करते हैं, उनको सही जानकारी ना होने के कारण से वह अग्रिम जमानत के लिए जाते हैं, जो कि उनको सही रूप से ये होना चाहिए कि उनको रेगुलर बेल के तहत वो कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, और ताकि उनको रेगुलर बेल मिल सके। हाँ, अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, साथ ही FIR दर्ज और साथ ही अरेस्ट वारंट भी जारी हो गया, और तीसरा, जबकि वह उनके खिलाफ फरार होने का भी इल्ज़ाम उनके ऊपर लग चुका है, फरार घोषित भी हो चुके हैं, तब भी वो अग्रिम जमानत के लिए जाते हैं, जो कि यह बिल्कुल अवैध है। क्योंकि अग्रिम जमानत तब लगाई जाती है जब तक व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ रहता है या फिर फरार घोषित नहीं हुआ रहता है, जब तक उसके खिलाफ सिर्फ FIR दर्ज होती है, ये FIR होने की शंका होती है, तब वो अग्रिम जमानत लगा सकता है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, जिस कारण से वकील उनको बेवकूफ़ बना जाते हैं। उनका कहना होता है कि आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे, फिर भी आपकी जमानत मैं करवा लूँगा। इस वजह से जो आम जनता होती है, उनको ये लगता है कि कितना अच्छा वकील है, जो कि मुझे कोर्ट में उपस्थित भी नहीं होना पड़ेगा और मेरी जमानत में मिल जा रही है। उसकी वजह से उनकी अच्छी खासी मोटी रकम वसूल लेते हैं। तो साथियों, आप ध्यान रखें कि आपके साथ ऐसा ना हो। अब जानते हैं साधारण जमानत के बारे में, यानी कि रेगुलर बेल के बारे में। पुराना कानून CRPC की धारा 437, 439, नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 480 और 482, जब कोई व्यक्ति पहले से गिरफ्तार हो चुका है, तो वह अदालत में अपनी रिहाई के लिए आवेदन देता है। अगर कोर्ट मानती है कि आरोपी भागने या साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसे साधारण जमानत दी जा सकती है। धारा 437 CRPC, 480 BNSS मजिस्ट्रेट के पास लगाई जाती है, यानी कि ट्रायल कोर्ट या निचली अदालत में, जिसमें 7 साल से कम की सजा हो, जो जमानती अपराध हो। धारा 439 CRPC, 482 BNSS सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जमानत की अर्जी दी जाती है। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है, तो सेशन कोर्ट में तभी अर्जी लगाई जाती है जब अपराध गंभीर किस्म के हो, गैर जमानती अपराध हो, जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान हो। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि 439 और 437 में क्या फ़र्क है। तो समझने की बात यह है साथियों, कि जो 437 धारा लगाई जाती है पुराने कानून के तहत, नए कानून के तहत 480 और पुराने कानून के तहत 437, ये एप्लीकेशन तब लगाई जाती है जब मामला
गंभीर किस्म का ना हो, जो 7 साल से कम की सज़ा का हो, जो कि मजिस्ट्रेट के यहाँ निचली अदालत में ट्रायल कोर्ट में लगाई जाती है। और वही फिर भी इसको भी रेगुलर बेल कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो 437 की धारा लगती है, यानी कि 480 नए कानून के तहत, ये 7 साल से कम सज़ा वालों की लगती है, जो कि ये मजिस्ट्रेट के यहाँ लगाई जाती है। लेकिन 439 ये भी रेगुलर बेल है, जिसे नए कानून के तहत 482 कहते हैं, वो लगाई जाती है सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। बस फ़र्क इतना है कि 437 और 480 वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में लगाई जाती है और 439 और 482 वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में लगाई जाती है। अब समझते हैं डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में। डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में जानते हैं। पुराना कानून CRPC की धारा 167 की उपधारा 2, नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187 की उपधारा 3, जब पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती, यानी कि 60 या 90 दिनों में, तो आरोपी को स्वतः जमानत पाने का अधिकार होता है। इसे वैधानिक जमानत भी कहा जाता है। तो अब हम आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे अरेस्ट हो गया है, अगर उसके खिलाफ ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें से 10 साल से ऊपर की सज़ा है, तो उसके लिए पुलिस को क्या होता है कि चार्जशीट पेश करना होता है, क्योंकि जब तक पुलिस चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश करेगी तो उसकी ट्रायल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए जब आदेश देता है कि न्यायालय पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आदेश देता है कि तुम चार्जशीट फाइल करो, तो पुलिस का कहना होता है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं यहाँ बिजी हूँ, ये काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरे पास 90 दिन का टाइम है, क्योंकि गैर जमानती अपराध है, इसमें मुझे 90 दिन का टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने में, इसलिए वो 90 दिन का टाइम मांगता है। और जो 60 दिन का टाइम मांगता है वो 7 साल से कम की सज़ा का होता है, क्योंकि उसे 60 दिन में उसको चार्जशीट फाइल करना होता है। पुलिस इतना समय मांगता है, लेकिन पुलिस अगर 60 दिन या 90 दिन दोनों टाइम पे वो क्या करता है, चार्जशीट पेश नहीं करता है कोर्ट में, तब जो आरोपी होता है वो उसका अधिकार बनता है कि वो डिफ़ॉल्ट बेल उसे दी जाए। अगर रेगुलर बेल उसके लिए निरस्त की जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, तब उसका ये अधिकार बनता है कि उसकी डिफ़ॉल्ट बेल अपने आप मिल जाए, यानी कि लगाना पड़ता है वकील के माध्यम से, लेकिन उसे डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी, उसे ही कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। तो साथियों, ये आपको बहुत ही ज़रूरी प्रावधान है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता, जिसके कारण से वो जब तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती या फिर कर भी देती है, या फिर बहुत कभी कभी बहुत लेट भी लगा देती है, 90 दिन या 60 दिन नहीं भी पेश करती है, तब भी वो गिरफ्तार रहते हैं, क्योंकि उनको असल में अपना अधिकार पता नहीं होता है। इसलिए आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। अब समझते हैं ट्रांजिट जमानत के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में है और उसके खिलाफ FIR किसी और राज्य में दर्ज है, तो वह उस राज्य के कोर्ट से वह व्यक्ति उस राज्य के कोर्ट से ट्रांजिट बेल ले सकता है, ताकि वह उस राज्य में जाकर जमानत ले सके। तो साथियों, हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप भोपाल मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन आपके खिलाफ FIR दिल्ली में दर्ज हो गई है, तो दिल्ली पुलिस आपको भोपाल में आकर गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में आप क्या करेंगे, आप दिल्ली जाकर जमानत नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ जाने तक आप गिरफ्तार हो सकते हैं। इसलिए आप भोपाल की कोर्ट में जाकर कहते हैं, मुझे पता चला है कि मेरे खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज हुई है, मैं कोर्ट के सामने उपस्थित हूँ, मैं गिरफ्तार से नहीं भागना चाहता, कृपया मुझे ट्रांजिट जमानत दी जाए, ताकि मैं दिल्ली जाकर वहाँ की अदालत में रेगुलर बेल ले सकूँ। अब समझते हैं कानूनी आधार यानी कि लीगल प्रोविजन के बारे में। ट्रांजिट जमानत का स्पष्ट उल्लेख CRPC या BNSS में नहीं है, यानी यह कानून में लिखी नहीं गई है, लेकिन यह न्यायिक मिसालों जुडिशियल प्रेसिडेंट के आधार पर मान्य है। अगर और जानना चाहते हैं तो हम प्रमुख केस के बारे में जान सकते हैं। तो साथियों, ये रहे वो 3 केस जिनको आप देख सकते हैं और किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाके इसको सर्च कर सकते हैं और इस जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं और अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, ट्रांजिट जमानत का मतलब यह नहीं कि आप पूरी तरह से जमानत पर हैं। इसका मतलब है कि कोर्ट ने आपको बस कुछ दिनों की सुरक्षा दी है, ताकि आप जाकर उस राज्य की अदालत में वास्तविक जमानत, रेगुलर या एंटीसिपेटरी बेल ले सके। अगर कोई व्यक्ति फरार है या कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया है, तो ट्रांजिट बेल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से कोर्ट में जाना चाहते हैं और गिरफ्तारी से पहले अपनी बात रखना चाहते हैं, तो यह बेल आपकी कानूनी ढाल बन सकती है। साथियों, अब हम समझते हैं फरार आरोपी के बारे में। उसके लिए क्या नियम है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हो गया है या कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया है, तो उसे अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल का हक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पहले कोर्ट में सरेंडर करना होता है और फिर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होता है, जो पहले सेशन कोर्ट धारा 439, BNSS 482 में और उसके बाद ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट में किया जा सकता है। जमानत के लिए कोर्ट किन बातों पर ध्यान देती है, क्योंकि साथियों, ये जानना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम अगर जमानत लेने जाते हैं तो कोर्ट हमारी बातों पर
क्या क्या ध्यान देता है, मतलब किन किन बातों पे वो ध्यान देता है, तो आज हम समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं अपराध की गंभीरता। कोर्ट ये जानने की कोशिश करती है कि अपराध की गंभीरता क्या है। दूसरा, आरोपी के भागने की संभावना तो नहीं है। ये भी जानने की कोशिश करती है कि आरोपी ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसे जमानत दे दी जाए तो भाग सकता है, या फिर शहर छोड़ सकता है, देश छोड़ सकता है, राज्य छोड़ सकता है, या फिर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकता। इस संभावना को भी वह देखती है। तीसरा, साक्ष्य के छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका। ये भी कोर्ट को देखना पड़ता है, इस बात को भी ध्यान देना पड़ता है, क्या यह व्यक्ति, इसको जमानत दे दी जाएगी तो क्या साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित तो नहीं करेगा। इस चीज़ का भी कोर्ट को आशंका रहती है। चौथा, आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड। कोर्ट ये भी देखती है कि जमानत देने से पहले कि इस आरोपी का कोर्ट में पहले से भी कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, ये पहले भी आरोपी तो सिद्ध नहीं हो चुका है, ये पहले भी कोई क्राइम तो नहीं किया है। इस चीज़ का भी वह देखती है, अपराधी का रिकॉर्ड भी पूरा चेक करती है। पांचवा, पुलिस की रिपोर्ट और चार्जशीट की स्थिति। इसीलिए न्यायालय क्या करते हैं कि जब आदेश पारित करना होता है, जब उन्हें जमानत देनी होती है, बेल ग्रांट करना होता है न्यायालय को, उसके पहले क्या करती है, पुलिस की रिपोर्ट मांगती है, यानी कि डायरी या चार्जशीट मांगती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जब उनको लगता है कि सब चीज़ें क्लियर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ चीज़ें डाउट रहती है, तब लगता है न्यायालय को कि हमें एक बार पुलिस की रिपोर्ट और चार्जशीट देखनी चाहिए। ज़्यादातर केसों में ऐसा नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर चार्जशीट नहीं फाइल की जाती है, फिर डायरी नहीं पेश की जाती है तो जमानत नहीं हो सकती, मिलेगी। जमानत मिलना तो हमारा अधिकार है, लेकिन वो भी न्यायालय को देखना पड़ता है, क्योंकि जब मामला गंभीर किस्म का होता है तो दोस्तों, जमानत का मतलब सिर्फ मुक्ति नहीं है, बल्कि भरोसा है। यह अधिकार हर नागरिक को मिला है, लेकिन इसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति फरार घोषित है उसे पहले कोर्ट में आत्मसमर्पण करना चाहिए, तभी उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमानत मिल सकती है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अब कोर्ट और भी सख्ती से यह सुनिश्चित कर रही है कि न्याय मिले, न कि दुरुपयोग। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का वीडियो, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।